Can you guys quickly work on these couple of questions? Yes, sir. ठीक है. In the meantime, others are joining in. ये वाले questions आप try करो. फिर इसके आगे का part continue करेंगे. Alright, पहला वाला क्वेश्चन. हाँ, क्या कह रहे हो? सॉलिड स्टेट देखो, जैसे ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल स्टार्ट. इफ पॉसिबल आज के लेक्चर में खत्म हो जाए तो अच्छी बात है. इफ नॉट देन नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली खत्म हो ही जाएगा. तो आप ये मान के चलो उसके बाद में शुरू हो जाना चाहिए. सो 420 आ रहा है पहले वाले का आंसर. काफी सिंपल है. Yes, sir. ठीक है, अगले वाले का बता दो. राइट, 50th क्वेश्चन में अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला जा रहा है.
फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में देखा ही था। अब यहाँ पर कंडक्टिविटी नहीं दिया, रेजिस्टेंस दिया है, तो रेजिस्टेंस और सेल कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट दिया है एक्चुअली। तो कापा वी कैन राइट इट एज 1/रो। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट का रिलेशनशिप हमको पता ही है। वो सब्स्टिट्यूट करा विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स तो वी गेट 420। वेट, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? ठीक है, 4.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आएगा आपका कापा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला का एप्लीकेशन था। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? राइट, सो अगला वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये आंसर आ रहा है 52 के इसमें भी। ठीक है,
राइट गौरव, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, although it's not difficult, slightly bit tricky, like you just need to understand the question and its language. ट्राई करो अगला वाला भी. सर हम्म. तो ओम इनवर्स या मो और सीमेन में कोई कन्वर्जन फैक्टर है या वो सिर्फ सेम ही है? सेम सेम. ओके। All right. क्या आ रहा है इसमें आंसर? अच्छा हिंट ले लो, चलो ठीक है. दिस इज द हिंट. है तो सेम ही सेल ना, इनिशियल सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन, तो सेल कांस्टेंट सेम होगा. दैट इज द हिंट. अब ट्राई करो.
हाँ, अभी समझ में आया. 180 will be the answer. Right, Purna? Right, Gaurav? So यहाँ पर L by A आप different तरीके से लिख सकते हो depending upon the kind of data that is given to you. Based upon that data, proper units को put करोगे तो आपका आंसर आ भी जाएगा. ठीक है, समझ में आया इतना? Yes, sir. Okay. Now लास्ट क्लास में लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इनके डेफिनेशंस हमने देखे थे, एज वेल एज फॉर्मूला भी देखे थे. Based upon that definition and formula, there is a very simple relationship that comes very clearly. Based upon normality is equal to molarity into n factor, you get lambda eq is equal to lambda m upon n factor. Now यहाँ पर जो n factor हमें देखना होगा when talking about these compounds, these electrolytes, तो उसमें ऑब्जर्व करना, अगर मैं इंडिविजुअल आयन के बारे में बात कर रहा हूँ तो n factor will be the charge of that ion, magnitude, cation हो या anion हो, doesn't matter. बट अगर मैं किसी सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिर the n factor will be the net charge of cation or anion of that salt. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करोगे अल्यूमिनियम 3+ का ये एग्जाम्पल है. Lambda EQ of aluminum 3+ will be lambda m, molar conductivity of aluminum 3+ upon 3. ठीक है, whereas for say aluminum sulfate as a salt, the net cationic और net anionic charge is 6. तो उसके लिए हम लोग n factor 6 लिखेंगे. ठीक है, ये लिख लो फटाफट. लिखा सबने ये? Yes, sir. Okay. Now, after this clarity on the definition of lambda m and lambda eq, there was something that I told you in the last class, that factors affecting conductivity और कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ये हम लोग देखना चाहते थे. एंड उसमें मैंने लास्ट फैक्टर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अलग से रखा हुआ था कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सो नाउ गिवन दैट वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड
what is the effect of dilution on kappa and lambda. Now as an intuitive understanding, agar main aapse puchhun that what should be the effect of dilution on kappa? कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? सर इट्स मे रिड्यूस, क्योंकि सर आयंस कम हो जाएंगे और वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो कम कंडक्ट करेंगे. करेक्ट. सो काफी सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है that upon dilution concentration concentration decrease हो जाएगा and conductivity should decrease, because that is what our definition of kappa was, कि conductance shown by 1 centimeter cube of solution. तो अगर यहाँ पे dilution हो रहा है तो number of ions in that 1 centimeter cube of solution कम हो जाएगा. ठीक है. What about lambda m? What should happen to molar conductivity upon dilution? Should it increase, decrease, remain the same? Sir, it will also decrease. Since it has been defined for 1 mole of the solution, तो इसका concentration कम हो जाएगा ना. But the answer is other way around. It increases. Notice करना क्यों और कैसे, अगेन डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा. ठीक है. आंसर है अपॉन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एंड लैम्डा m इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? यहाँ पर आप नोटिस करना, द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा m टॉक्ड अबाउट दैट वी हैव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट between electrodes that are 1 centimeter apart and large enough to cover the entire solution between them. तो अगर हम यहाँ पर लेट्स से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मैं केस डिस्कस करूंगा आपसे, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, बिकॉज मैंने बोला है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज टू बी देयर. Yes sir. That 1 mole will dissociate and as a consequence जितने आयंस आने होंगे सोल्यूशन में उतने तो आयंस रहेंगे ही रहेंगे. What will actually get impacted is the solute interaction. Earlier when say the concentration was more, ठीक है, तो यहाँ पर in this region जहाँ पे सोल्यूशन रखा हुआ था, सल्यूट का इंटरेक्शन ज्यादा था, जिसकी वजह से movement of ions used to get hindered because these ions attract each other, no, opposite charged ions. Yes sir. But upon dilution, what has happened is that the distance 1 centimeter remains the same, the number of ions remain the same, but then they are more distributed, they are more dispersed. And as a consequence, जो solute interaction होगा वो कम हो जाएगा. Yes sir. Right? So इसकी वजह से conductivity will increase. Also, if we look at from the perspective of weak electrolyte, तो weak electrolyte के केस में given that 1 mole of electrolyte रहना ही चाहिए है between the electrodes, यहाँ पर भी remember from ionic equilibrium that concentration decrease करने पर, dilution करने पर अल्फा बढ़ जाता है, degree of dissociation. Yes sir. As a consequence यहाँ पर जो number of ions है वो भी बढ़ जाएंगे, and because of that increase in the number of ions, what we find is that the net effect is lambda m increases. ठीक है, समझ में आया? सर आप एक बार सॉल्यूट इंटरेक्शन को दोबारा बताइए ना. Solute interaction is something that inhibits flow of ions. मतलब आप ऐसे इमेजिन करो that ये
ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच में मेरा सोल्यूशन है, यस सर। ठीक है। अब इमेजिन इफ देयर वाज ओनली वन आयन एंड देयर वाज नथिंग इनहिबिटिंग इट, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जरूर होता है, बट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा एंड ये एकदम बिंदास जा रहा होता एक जगह यस से सर। दूसरी जगह, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यस सर। So that is what I am calling as solute-solute interaction. फाइन सर, अंडरस्टूड। सर तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर डाइल्यूशन करेंगे तो टेक्निकली आयन शुड इंक्रीज इन दैट आल्सो एंड कंडक्टिविटी शुड इंक्रीज इन दैट केस आल्सो, राइट? हाँ, तो वही तो हो रहा है। नहीं नहीं, आई एम सेइंग फॉर देन कंडक्टिविटी फॉर कापा। नहीं, कापा की डेफिनेशन देखो, कापा की डेफिनेशन थी दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर, राइट, यस। इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहां पर हम लोग डाइल्यूशन कर देते हैं तो क्या हो रहा है, विद इन दैट रीजन द नंबर ऑफ आयंस इटसेल्फ गॉट रिड्यूस्ड। So, यस but सर। that wouldn't that then, like, I don't understand the difference between then in if you're seeing at the molar conductivity, then number of ions are increasing because alpha is increasing on dilution, right? So similarly, wouldn't the number of ions also increase in this case? Like the electrolyte will decrease, but since the electrolyte is dissociating more, then ions should increase, right? So wouldn't there be like some place where that dissociation is more than the electrolyte concentration decreasing, if that makes sense? नहीं, सो अगर अपन या थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम याद करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम में लेट्स से ये HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस था, C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, तो इफ यू रिमेंबर अल्फा वाज रूट K अपॉन C एंड यहाँ पर ये जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था दैट वाज C अल्फा, दैट वाज रूट K इंटू C, है ना? यस सर। राइट, तो यहाँ पर अगर अपन नोटिस करें, इफ अपॉन डाइल्यूटिंग ऑफ सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, यस सर। ये जो मेरा आयंस का अमाउंट है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी डिक्रीज कर रहा है, यस सर। ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं दैट विद इन दैट पर यूनिट वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम my number of ions are getting reduced as a consequence. यस सर। Yeah, understood. सर और या हम लोग डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं ना कि सेकंड वाले में जो हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी के लिए, उसमें हम लोग आयंस 1 मोल बरकरार रख रहे हैं, बट फर्स्ट वाले में आयंस कम होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आयंस कम हो गए, और जबकि सेकंड वाले में आयंस उतने ही है, तो यहाँ पर मतलब कि आयंस के बीच में कोलिजन ज़्यादा रहेगा, तो इसके कारण ये रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। am I correct? नहीं, यहाँ पर द डेफिनेशन वाज कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना है। ओके सर। यहाँ पर द कंस्ट्रेंट इज नॉट 1 सेंटीमीटर क्यूब, द कंस्ट्रेंट इज कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए है। यस सर। ठीक है, अब आप इस इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ा सकते हो, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखना है, बट इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर इस वाले केस में, जो नीचे वाला केस है, उसमें अगर आपको सोचना है तो ऑल यू विल थिंक इज इन दिस वे, rather than doing that numerical analysis, you can think in this way that यहाँ पर if I increase volume तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? सर राइट हैंड साइड। फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। तो मेरे जो नंबर ऑफ आयंस है ओवरऑल इस सोल्यूशन के अंदर, ओवरऑल, क्योंकि वही मेरा डेफिनेशन है ना लैम्डा एम के लिए। यस सर।
नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ गए ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, नहीं जिसको डाउट था, किसको डाउट था, किसने पूछा था? सर आई गेस दिशा। तुम्हें समझ में आया दिशा? हाँ हाँ समझ में आया। ठीक है, नाउ ये लिख लिया सबने इतना? प्लीज गिव 10 सेकेंड्स। सर 1 मिनट के लिए स्क्रॉल अप करो ना। स्क्रॉल अप में तो कुछ था ही नहीं, बस इतना हेडिंग था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा एंड लैम्डा एम। सर हाँ बोलो। सर तो लैम्डा में चेंज इन वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं, मतलब ओके लैम्डा में चेंज इन वॉल्यूम से, like the thing is that whatever be that volume, that has to be accommodated between the electrodes. That is how the definition of it is. ओके डन सर। वेट सर। Now, now यहाँ पर अब अगर आप ग्राफ में नोटिस करना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफिकली ये ऑब्जर्वेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर लैम्डा एम इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ इस तरीके से चेंज होता है that if you plot lambda m versus root c, you end up getting a straight line relationship between them. Like यहाँ पे आप concentration कम कर रहे हो तो lambda m आपका बढ़ रहा है, ठीक है। In fact, you move towards lower and lower concentration, तो lambda m is something that increases, and then it can be extrapolated to this particular value that is called as lambda m infinity. Lambda m infinity will be what? Molar conductivity at infinite dilution or at very low concentration. This is also called as limiting molar conductivity. Why is it called limiting molar conductivity? Because this is the best molar conductivity that the ion or the salt can show, because we say that lambda m at infinite dilution is where no solute-solute interaction is present. Like it is like the ion is isolated from or far away from any other ion, and as a consequence, it is moving in a much better manner from one region to another region when potential difference is applied. But in case of weak electrolyte, the graph is not a linear one, it's a non-linear one, because यहाँ पर dilution also affects the dissociation, and as a consequence, when we observe the graph, यहाँ पर extrapolation से lambda m infinity नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वो पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है, पहले आप इतना कॉपी कर लो, इतना लिखो। क्या कह रहे हो यश?
in organic we had learned that lower temperatures kinetically feasible products are favored, but we increase the temperature, more thermodynamically controlled product is formed. Is that true in case of over potential? Over potential में हम लोग temperature नहीं change कर रहे हैं. ओवर पोटेंशियल में देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, राइट. अभी जो ई एक्सटर्नल आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये ई एक्सटर्नल की वैल्यू 0 से बढ़ाना शुरू करोगे, ठीक है. अब आप इंक्रीज करना शुरू करते हो ई एक्सटर्नल को, तो यू हिट अ पॉइंट, you hit a value that is a combination of, क्या लिखा था यहाँ पर अपन ने, higher SRP at cathode and lower SRP at anode. तो उसके कॉम्बिनेशन से एक ई सेल का रिएक्शन का वैल्यू क्रॉस हो जाएगा एंड वो रिएक्शन फिर आपको ऑब्जर्व होने लगेगा, दैट यू मेक दैट रिएक्शन पॉसिबल ओवर हियर. If you take E external even more than this, that is what we are saying as over potential, then not just that highest SRP वाला जीतेगा या यहाँ पर lowest SRP वाला जीतेगा कैथोड एनोड पर, जो और भी रिएक्शंस हो सकते हैं वो भी feasible हो जाएंगे, thermodynamically they will become feasible. अब उनमें से जो होगा वो kinetically favor वाला रिएक्शन ज्यादा होगा, लाइक उसके प्रोडक्ट डोमिनेटिंग रहेगा. तो ऐसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं NaCl के केस में, तो क्लोरीन गैस का लिबरेट होना और ऑक्सीजन गैस का लिबरेट होना दोनों थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हो जाते हैं, वी सप्लाई ओवर पोटेंशियल, बट देन क्लोरीन गैस का लिबरेट होना इज व्हाट काइनेटिकली कम्स आउट एज टू बी द डोमिनेंट प्रोडक्ट. समझ में आया? यस सर. ठीक है, ये लेफ्ट में यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली द डेरिवेशन बिहाइंड दिस इक्वेशन. तो वो अपन डेरिवेशन देखते नहीं है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज लाइक डिबाय हक्कल ऑनसागर डेरिवेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर मोलर कंडक्टिविटी एंड एक्सचेंज विद कॉन्सेंट्रेशन. आप बस इतना ग्राफ ध्यान रख लो, और एक ये जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो ये स्लोप रहेगा उसके बारे में एक नोट ये यहाँ पर देख लो.
लिखा सबने? Sir, please give 10 seconds more. Yes, done. Done, sir. इसके नीचे ये भी लिख लो that for strong electrolyte the lambda m infinity limiting molar conductivity it can be experimentally determined by extrapolation of the graph. ठीक है, but in case of weak electrolyte that extrapolation is not possible. In order to determine that, we'll use something that will come of help to us called as Kohlrausch law. क्या होता है वो बताता हूं मैं, पहले आप इतना लिखो. लिखा सबने? Yes, sir. All right, so let's see what this Kohlrausch law is, what it talks about. Now, what it says is that at infinite dilution, okay, be it strong electrolyte or weak electrolyte, the dissociation is complete. ठीक है, strong electrolyte तो वैसे ही completely dissociate होते हैं. And if you remember Ostwald's law of infinite dilution from ionic equilibrium, तो weak electrolyte भी almost completely dissociate होते हैं. Alpha approaches 1. Yes, sir. ठीक है. In that case, we are saying, or what Kohlrausch law is saying, is that each ion would contribute a definite value to the equivalent or molar conductance of the solution. Why? Because of this definite. Why this definite value? Because for each ion, there is no solute-solute interaction. So whatever its intrinsic nature is, that ion कितना hydrate हो रहा है, going to govern its contribution to the conductance. Yes, sir. ठीक है, जब infinite dilution नहीं था, तब उस केस में the solute-solute interaction would not make us write this statement, because in that case हो सकता है कि हर आयन का अलग अलग इंटरेक्शन हो आसपास के नेबरिंग आयंस के साथ में, they will not contribute a definite value. But at infinite dilution, each ion would contribute a definite value. Yes, sir. So this translates in saying that जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो कटायंस का और अनायंस का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हम लोग सिंपली एड अप कर सकते हैं. लैम्डा EQ of electrolyte can be written as lambda EQ infinity of cation plus anion, or if you are talking in terms of molar conductivity, then lambda M infinity of electrolyte can be written as lambda M infinity of cations into the number of cations that are there in the formula unit plus lambda M infinity of number of anions multiplied by the number of anions that are there in that one formula unit. Okay, so basically अगर मान लो
you have 1 mole electrolyte, 1 mole of aluminium sulfate, तो उसके पास में ये जो यहाँ पे ये म्यू सी लिखा हुआ है मैंने, ये 2 हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर 2 मोल aluminium 3+ आयन होंगे ना, यस सर। एंड 3 मोल्स सल्फेट आयन्स होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखने में आता है, बिकॉज इक्विवेलेंट्स इन अ सॉल्ट, इन अ कंपाउंड आर like 1 equivalent of aluminum sulfate will contain 1 equivalent Al3 plus 1 equivalent sulfate ions। तो इसमें यहाँ पर कोई ऐसा कोफिशिएंट नहीं मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे सिंपली जस्ट ऐसे एडिशन हो जाता है। देखो इसको, सर वो एड अप क्यों कर सकते हैं, एक बार वापस बताओ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो जाएगा, या इनफैक्ट बिफोर इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोचो, the ions are going to be interacting with each other, यस सर। so there is this factor of solute solute interaction that is going to impact the conductivity। यस सर। ठीक है, apart from all the other factors, the solute solute interaction is also going to be there। now is there a guarantee that each ion will have the same kind of solute solute interaction? नो। No, not really। मतलब एक कटायन के अराउंड कैसे अनायंस प्रेजेंट होंगे या अनायन के अराउंड कटायन कैसे प्रेजेंट होंगे, लाइक वी डोंट नो, इट्स एक्वस फेज में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। यहाँ पर द आयंस आर फार फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, so there is no solute solute interaction। ठीक है, तो each ion will contribute a definite value, मतलब जैसे Na+ है तो let's say it is contributing some value to the conductivity of the solution, वैसा ही contribution बाकी Na+ ions का भी होगा। Cl- आयन होगा सोल्यूशन में तो वो भी एक डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसा हाइड्रेट होता है, कैसी उसकी मोबिलिटी है, एंड बाकी सारे Cl- आयन भी वैसे ही डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। यस सर, गॉट इट।
डन सर। ऑलराइट, लिखा आपने? यस सर। ये एग्जांपल लिख लो, जैसे न्यू एंड न्यू सी के लिए थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी आपको इस फॉर्मूला में। व्हाट डज दिस एग्जांपल एंटेल? लिखा सबने? चलो, पहला एप्लीकेशन देखो कोलब्रुश लॉ का। The application is actually the statement that we started with when studying Kohlrausch law, that it helps us determine the lambda m infinity of weak electrolytes. किस तरीके से? It helps us that using the lambda m infinity of strong electrolytes. So, for example, आपको lambda m infinity CH3COH का निकालना है, so you don't have the direct experimental way of doing it. But why? Because it is a weak electrolyte. अभी यस अपन सर। थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। यस सर, हाइपरबोलिक। हाँ, whereas these examples HCl, NaCl, CH3CONA, these are all strong electrolytes, तो इनका हम लोग वो एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ बना सकते हैं, एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, and we can get these values XYZ. Once we get that, then यहाँ पर आप नोटिस करना बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा रिलेशनशिप रहेगा to get the lambda m infinity of CH3COH. दिख रहा है? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको।
कैंसर। डन सर। ऑलराइट, इसके नीचे लिख लिया। दिस इज रिमेनिंग। इसको भी लिख लो, फिर उसके बाद जो जो लिख लेगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। एक मिनट।
हाँ, क्या क्या आ रहा है आंसर्स? पहले वाले का 100 ठीक है, दूसरे का 225 ठीक है, तीसरे का 525 नहीं गौरव, नॉट करेक्ट। चेक करो कहाँ पे गड़बड़ हुई। ठीक है, लैम्डा EQ और लैम्डा M के बीच का रिलेशनशिप भी यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, 3 रिलेशनशिप यूज होंगे यहाँ पर। कौन से 3 रिलेशनशिप यूज होंगे? एक तो आपका ये था दैट किसी भी आयन के लिए लैम्डा M, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा EQ। नहीं, उल्टा होता था, क्या होता था? मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, बट ठीक है, क्विकली डिराइव कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी होता है, और लैम्डा EQ जो होता है वो कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी होता है, राइट? एंड दिस इज मोलारिटी इंटू n फैक्टर। तो n टाइम्स लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M, और यू कैन से लैम्डा EQ इज लैम्डा M अपॉन n फैक्टर। ठीक है, एक तो ये यूज होगा, राइट? एक ये रिलेशनशिप यूज होगा। एक जो अपन ने देखा था कि लैम्डा M इंफिनिटी ऑफ अ सॉल्ट electrolyte is equal to lambda m infinity of the cation plus lambda m infinity of anion multiplied by their these mu c and mu m values, like which represent the number of ions that are there in the electrolyte per formula. Equivalent level पर ये lambda EQ infinity of electrolyte is equal to lambda EQ infinity of cation plus lambda EQ infinity of anion. Like, ये 3 फॉर्मूलाज का यूज होकर यहाँ पे ये सब सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर 100 आ रहा है, यस सर। दूसरे का 225, तीसरे का 650। चेक कर लो, देख लो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है तो रिकॉग्नाइज करो क्या मिस्टेक हुई है, एंड देन डोंट यूज दैट और डोंट अप्लाई दैट मिस्टेक इन द नेक्स्ट कैलकुलेशन। सर SO4 में 2Q आएगा। क्योंकि SO4 का दिया हुआ क्या है आपको? ओके सर, समझे सर। इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो उसको मोलर में कन्वर्ट करा ना पहले। यस सर, गॉट इट।
राइट, डी 800, ई 2000 एंड एफ 300। ठीक है, राइट। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आ रहे हैं समझ में? यस सर। ठीक है। फिर एच प्लस और ओ एच माइनस का हम जीरो लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दे विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट वंस। उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ना, अपन ने पढ़ा था ना, यस सर। सॉल्वेंट के आयंस की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। नो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो चलो, based upon what you have studied till now. सर एनएसीएल का एक्स्ट्रा डेटा दे रखा गया है यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं है।
सर हाँ हाँ बोलो। सर जो मोलर कंडक्टिविटी है आयंस के लिए, तो सर वो मतलब मॉलिक्यूल्स के इंडिपेंडेंट रहता है कि मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का कुछ दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो अगर वो NaCl में और NaOH में अलग अलग रहेगा कि सेम रहता है? दोबारा बोलो सॉरी। ओके सर, मैं कह रहा हूँ कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है आयंस के लिए, तो वो क्या इंडिपेंडेंट रहते हैं मॉलिक्यूल्स के कि मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है? नहीं नहीं, मतलब अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होगा, लाइक जैसे Al3+ आयन के लिए अलग, तो Na+ आयन के लिए अलग, बट ऑल Al3+ आयंस तो सेम ही है ना। यस सर, वही जस्ट कंफर्म करना था, क्यों मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, इसका आंसर आ रहा है ये। यस सर। ठीक है, लिखा सबने, ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ऑल राइट, नाउ यहां पर अब नेक्स्ट चेक देखना, एक और एप्लीकेशन रहेगा इसका, डिटरमाइन अल्फा, that is the degree of dissociation and the acid dissociation constant for a weak acid or an electrolyte. ठीक है, ये कैसा रहेगा यहाँ पर? We understand that a weak electrolyte dissociates partially and this is the relationship between K and its alpha. Now can you see that alpha is a representative of actual number of ions upon total number of ions that can be in the solution? यहाँ पे यस आप सर। नोटिस करोगे एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस कितने दिख रहे हैं आपको? C alpha+C alpha, और कितने हो सकते हैं अगर लाइक इफ इट वाज कंप्लीटली डिसोसिएटिंग, राइट? यस सर। Now since alpha is a term that you can represent it in this way, तो आप नोटिस करना this expression of alpha as lambda m upon lambda m infinity also makes sense. कैसे? lambda m infinity क्या represent करेगा? The The limiting conducting, molar conductivity at the infinite. limiting molar conductivity because of all the ions that are there with the 1 mole of electrolyte, complete dissociation होने की वजह से. Yes sir. And lambda m at whatever concentration that we are talking about, उसके लिए भी notice करना, lambda m would be a representative of the number of ions whatever partially dissociating, उनको represent करेगा. Yes sir. And हम ये assume कर रहे हैं यहाँ पर that ये जो alpha है much much less than 1 है, right? तो यहाँ पर solute solute interaction भी minimal है. Yes sir. So writing alpha is equal to lambda m upon lambda m infinity, we can say that lambda m infinity would be a representative of the total number of ions that can be in the solution upon dissociation of 1 mole of electrolyte, and lambda m is a representative of the actual number of ions that are there in the solution at the given concentration. Yes sir. ठीक है?
तो इसको लिख लो। राइट, लिखा है इसका नीचे वाला अभी? ये वाला पार्ट भी लिख लो। यस सर। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं अपना पार्ट आज का। फिर थोड़ा सा और पार्ट बचा है, आज कंप्लीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट लेक्चर एक और लग जाएगा, बट विल कंप्लीट द दिस थिंग इन दैट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चंस और ट्राई कर सकते हो फ्रॉम द बुकलेट यस सर। related to this part as well, apart from the Faraday's laws. Now you can also attempt these questions as well. एक छोटा सा पार्ट और मैं करा लेता, बट चलो ठीक है, वो फिर आपका नेक्स्ट क्लास 5:15 से ही है, तो विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर। चलो, थैंक बाय। यू सर।